ऊपर वाले फ्लोर पर एक ऐसा कपल रहने आया जो हर वक्त एक दूसरे में घुसा रहता है। भाई साहब, हर आधी रात को वो दोनों ऐसी आवाजें निकालते हैं कि मेरी नींद का कबाड़ा हो जाता है। तंग आकर मैंने उसकी बीवी को ही पटाना शुरू कर दिया। अब हमारा सीन ऐसा चल रहा है कि एक दिन मैंने उससे पूछा, अरे हमारे चक्कर के बारे में तुम्हारे पति देव को कुछ पता तो नहीं चला ना? और बस इसके बाद तो उसका पति पूरी तरह से पागल हो गया। पूरी कहानी शुरू होती है करीब आधे महीने पहले, जब हमारे ऊपर वाले फ्लैट यानी 6वीं मंजिल पर एक बड़ी खूबसूरत सी पड़ोसन रहने आई। हालांकि मैंने उन्हें सामने से नहीं देखा था, लेकिन मुझे इतना पक्का पता था कि उनका और उनके पति का प्यार एकदम 7वें आसमान पर है। अब आप सोचेंगे मुझे कैसे पता चला? अरे भाई, साफ साफ सुनाई देता था। हर आधी रात को वो दोनों कुछ ऐसा काम शुरू कर देते थे जो बंद कमरों में ही अच्छा लगता है। मैं जिस किराए के मकान में रहता हूँ उसकी दीवारें इतनी पतली है कि पूछो मत। साउंड प्रूफिंग के नाम पर मजाक है। वो मैडम जब अपना काम निपटाकर बाथरूम में सुसु करने जाती थी तो उसकी आवाज भी मेरे कानों में एकदम साफ आती थी। और सबसे बड़ी मुसीबत तो ये थी कि वो पड़ोसन चिल्लाते वक्त इतनी ओवर एक्टिंग करती थी, इतनी अजीब आवाजें निकालती थी कि लगता था जैसे कोई सुबह सुबह का मुर्गा बांग दे रहा हो। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि वो सीधे छत को चीरती हुई नीचे आ जाती थी। उस दिन मैं रात के 1:30 बजे ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटा था। बिना मुंह हाथ धोए मैं सीधा बिस्तर पर ढह गया। अभी आंखें बंद किए 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि ऊपर की छत से हलचल शुरू हो गई। पहले तो चर चर करके बेड के हिलने की आवाज आई। मैंने चिढ़कर करवट बदली और कंबल को कान पर लपेट लिया। मन ही मन खुद को तसल्ली दी कि चलो नया जोड़ा है, नए घर में आए हैं, अभी नया जोश है, थोड़े दिन में शांत हो जाएंगे, बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन भाई साहब, मैं सिर्फ उम्र में ही छोटा नहीं था, अक्ल का भी कच्चा था। ऊपर बेड की चूं-चूं और तेज होती गई, उसकी रफ्तार बढ़ती गई और फिर अचानक छत की दरारों से छनकर एक ऐसी आवाज मेरे कानों में घुसी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब उस आवाज को मैं क्या नाम दूं? आजकल इंटरनेट पर जिसे क्यूट बनने की नाकाम कोशिश कहते हैं ना, वैसी अपनी 30 साल की भारी आवाज को जबरदस्ती दबाकर 18 साल की बच्ची जैसी बनाने की कोशिश कर रही थी वो। हर एक चीख में 18 मोड़ थे और अजीब सा कंपन था। पर दिक्कत ये थी कि वो उसे संभाल नहीं पा रही थी और जैसे ही बात हद से आगे बढ़ती उनकी आवाज सीधे फट जाती थी। वो आवाज फटने का नजारा ऐसा था जैसे रात के 3 बजे गांव के मोड़ पर कोई देसी मुर्गा अचानक चिल्लाने लगे। ऐसी तीखी आवाज जो सीधे सोते हुए इंसान का कलेजा चीर कर उसे हवा में उड़ा दे। मैं झटके से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। मैं एकदम सन्न था। मेरी उम्र 26 साल हो चुकी है। मैंने बिल्लियों का रोना सुना है, मुर्गों की बांग सुनी है, पड़ोस के बच्चों का आधी रात को रोना भी झेला है, पर कोई इस काम को करते हुए मुर्गे की तरह चिल्ला सकता है, और वो भी 3D सराउंड साउंड इफेक्ट के साथ। ये मैंने पहली बार देखा था। वो आवाज ऐसी थी ही नहीं जिसे आप कंबल में मुंह छुपाकर दबा सके। मैंने हार मानकर वो वाले ईयर प्लग्स निकाले जो कारखानों में मजदूर शोर से बचने के लिए लगाते हैं। दावा किया गया था कि ये 90% शोर रोक देते हैं। मैंने दोनों कानों में उन्हें ठूस कर भर लिया। हालत ये थी कि मुझे खुद के सांस लेने की आवाज भी नहीं आ रही थी। पर अफसोस, सब बेकार। वो बनावटी नखरे वाली और मुर्गे जैसी फटी आवाज जैसे GPS लगाकर आई थी। ईयर प्लग्स के कोनों से रास्ता बनाकर सीधे मेरे कान के पर्दे से टकराई और मेरे दिमाग में डीजे की तरह बजने लगी। हद तो तब हो गई जब उनका ये कार्यक्रम पूरे 40 मिनट तक चलता रहा। मैं बिस्तर पर घुटने पकड़कर बैठा रहा और 40 मिनट तक उस बेड की चरचर और मुर्गे जैसी बांग सुनता रहा। जब ऊपर सब शांत हुआ तो मुझे लगा कि चलो अब ये डरावना सपना खत्म हुआ, लेकिन मैं फिर गलत था। मुश्किल से 30 सेकंड बीते होंगे कि मुझे ऊपर चप्पल घिसटने की आवाज आई। फिर बाथरूम का दरवाजा खुला, कमोड की सीट उठने की आवाज आई और उसके बाद पानी के तेज धार से गिरने की ऐसी साफ आवाज आई कि पानी कम है या ज्यादा ये भी मैं अंदाजा लगा सकता था। सुसु करने के बाद फ्लश चलाने की आवाज, सिंक में हाथ धोने की आवाज, यहाँ तक कि हैंड क्रीम लगाकर उसकी डिब्बी का ढक्कन बंद करने की आवाज भी पाइप के रास्ते मेरे बाथरूम से होती हुई सीधे मेरे कानों में गूंज रही थी। जब ऊपर का माहौल पूरी तरह शांत हुआ तब तक सुबह के 3 बज चुके थे। मैं आंखें फाड़े छत को देख रहा था और मेरे दिमाग में बस वही मुर्गे की आवाज और पानी गिरने का शोर घूम रहा था। सुबह होने को आई तब जाकर कहीं मेरी आंख लगी और मैं बमुश्किल 2 घंटे सो पाया। अगले दिन जब मैं ऑफिस गया तो मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे मैं कोई पांडा हूँ। ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरी आत्मा ही निचोड़ ली हो। सुबह की मीटिंग में जब हमारे बॉस कंपनी के टारगेट और KPI पर भाषण दे रहे थे, मैं कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गया और तगड़े खर्राटे मार दिए। पूरे डिपार्टमेंट के लोग मुझे घूरने लगे। बॉस का चेहरा गुस्से से कढ़ाई के पीछे जैसा काला हो गया। उन्होंने सरेआम मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया और उस महीने का मेरा पंक्चुअलिटी बोनस भी काट लिया। पूरे 500 रुपए का चूना लगा, जिससे मेरे आधे महीने के दोपहर के खाने का जुगाड़ हो जाता था। अब तो मेरे बदन में गुस्से की आग सुलग उठी। मैं अमित कुमार, एक सीधा साधा नौकरी पेशा आदमी, ना चोरी करता हूँ, ना किसी से लड़ता हूँ, दिन रात गधों की तरह खटकर 2 पैसे कमाता हूँ। मैं बस इतनी सी उम्मीद रखता हूँ
कि रात को चैन की नींद सो सकूं, पर साला यहाँ वो भी नसीब नहीं। मैंने फिर भी बर्दाश्त किया। उनका ये ड्रामा हर रात ठीक टाइम पर शुरू हो जाता था। कभी रात के 1 बजे, कभी 2 बजे, तो कभी कभी हद ही हो जाती थी सुबह के 4 बजे। मैं बस सोने ही वाला होता कि ऊपर से कुकड़ू चालू हो जाता और मेरी नींद का दीवाला निकल जाता। मैंने कानों में 3-3 परतें लगाने की कोशिश की, जिससे मेरे कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया और छूने पर भी दर्द होने लगा, पर वो तीखी आवाज नहीं रुकी। मैंने महंगे वाले हेडफोन लगाकर उसमें रिलैक्सिंग साउंड चालू किया, तो हुआ है कि हेडफोन का म्यूजिक और ऊपर वाले मुर्गे की आवाज मिलकर एक नया ही रिमिक्स बन गए। आंख बंद करते ही ऐसा लगता था मानो मैं किसी पोल्ट्री फार्म में लेटा हूँ और चारों तरफ मुर्गों की पौज खड़ी है। मैंने सोचा कि चलो जब तक ये सोएंगे नहीं, मैं भी जागता हूँ। पर भाई, उन दोनों की एनर्जी तो ओलंपिक्स लेवल की थी। कभी कभी तो सुबह के 5 बजा देते थे। उसके बाद मेरे सोने का टाइम ही नहीं बचता था। बस मुंह धो और ऑफिस भागो। आधा महीना बीतते बीतते मेरी शक्ल भूतों जैसी हो गई। मेरा वजन 4 किलो कम हो गया। आंखें ऐसी सूज गई जैसे किसी ने घूंसे मारे हों। ऑफिस में सब मजाक उड़ाने लगे कि अमित भाई, रात को कोयले की खदान में काम करने जाते हो क्या, या मुर्गों को ट्रेनिंग दे रहे हो। कॉफी पी कर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कि तुम्हें भयंकर इंसोम्निया और कमजोरी हो गई है, ऐसे जियोगे तो शरीर जवाब दे जाएगा। उसने सोने की भारी दवाइयाँ दे दी। दवा खाकर नींद तो आ जाती, पर जैसे ही ऊपर से वो चीख निकलती, मैं झटके से जाग जाता और फिर पूरी रात करवटें बदलता रहता। आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूट गया। कहते हैं ना कि चींटी भी दबाने पर काट लेती है, तो मैं तो फिर भी एक जीता जागता इंसान हूँ जिसकी नींद हराम हो चुकी थी। मैंने तय किया कि पहले प्यार से बात की जाए, लातों की नौबत बाद में आएगी। उस वीकेंड पर मुझे पता था कि वो दोनों घर पर ही हैं। मैंने अच्छे साफ कपड़े पहने, बाल ठीक किए और ऊपर का रुख किया। दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा बस 1 इंच खुला। सामने एक आदमी खड़ा था। उम्र यही कोई 30-32 साल, कद थोड़ा छोटा, हल्का थुलथुला शरीर, रेशमी नाइट सूट पहने था और बालों में इतना तेल था कि चमक रहे थे। दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा था, पर उसकी आंखें थकी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि रातों की अय्याशी ने उसका दम निकाल दिया है। यही उस घर का मालिक था, जिसका नाम मुझे बाद में पता चला, अंकित। उसने मुझे देखा तो उसकी आंखों में शक था। हाँ भाई, कौन हो, क्या काम है? मैंने अपने चेहरे पर दुनिया की सबसे झूठी और प्यारी मुस्कान लाई और बेहद इज्जत से कहा, भाई साहब नमस्कार, मैं नीचे 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। बात ये थी कि हमारा ये जो अपार्टमेंट है ना, इसकी दीवारें थोड़ी पतली है, तो रात को जो आप लोगों की आवाजें आती हैं, अगर वो थोड़ी कम हो सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ। आधे महीने से एक रात भी ढंग से सो नहीं पाया हूँ। मैंने अपनी बात को बहुत घुमा फिरा कर कहा ताकि उसकी मर्दानगी को ठेस ना पहुँचे और उसकी इज्जत बची रहे। अंकित का चेहरा तुरंत टमाटर जैसा लाल हो गया। वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मुंह कहाँ छुपाए। वो फटाफट सिर हिलाते हुए बोला, अरे भाई साहब, बेहद माफी चाहता हूँ, सच में हमें अंदाजा नहीं था। आगे से पूरा ध्यान रखेंगे, आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। उसने बातें इतनी मीठी की और बर्ताव इतना अच्छा दिखाया कि मुझे चैन की सांस आई। मैंने सोचा, चलो इंसान भले घर का है, समझदार है। काश मैंने ये बात पहले ही बोल दी होती तो 15 दिन की नींद खराब न होती। मैंने भी 2-4 औपचारिक बातें की और मुस्कुराते हुए नीचे आ गया। आज जब मैं सोचता हूँ तो लगता है कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ था जो इतनी जल्दी दूसरों पर भरोसा कर लेता था। खैर, उसी रात मैं बड़ी उम्मीदों के साथ जल्दी हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट गया। मन ही मन लड्डू फूट रहे थे कि चलो आज तो भाई चैन की नींद सोएगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? रात के ठीक 1:30 बजे वही जानी पहचानी चरचर की आवाजें टाइम पर शुरू हो गई। आवाज कम होना तो दूर, वो पहले से भी ज्यादा तेज थी। भाई साहब, बेड इतनी बुरी तरह हिल रहा था कि मुझे लगा मेरी छत का प्लास्टर टूटकर मेरे ऊपर ही गिर जाएगा। और फिर वही पुरानी मुर्गे जैसी फटी आवाज पहले से भी ज्यादा लाउड और नौटंकी के साथ गूंजने लगी। इस बार तो मैडम ने हद ही पार कर दी। वो बाकायदा डायलॉग मारने लगी। मुझे नीचे एकदम साफ सुनाई दे रहा था। वो अपनी आवाज को जबरदस्ती पतली करके नखरे से चिल्ला रही थी, ओहो जानू, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले। नीचे वो जो सिंगल लौंडा रहता है ना, वो कान लगाकर सुन रहा होगा ना। तभी ऊपर से अंकित की भी हंसने की आवाज आई। साला चौड़े होकर बोल रहा था, अरे सुनने दे साले को, सिंगल लौंडा है और कर भी क्या सकता है। मैं बिस्तर पर बैठे बैठे गुस्से में मुट्ठियां भींचने लगा। मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैंने सोचा, अच्छा बेटा, ये चल रहा है तुम लोगों का। मैं इतनी तमीज से ऊपर आकर हाथ जोड़कर बात करके गया और तुम लोगों ने मेरी बात को मजाक समझ लिया। उल्टा मेरा ही पोपट बना रहे हो, मुझे सिंगल लौंडा बोलकर चिढ़ा रहे हो। चलो बेटा, बहुत सही, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब अमित कुमार तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा। तुम्हें शोर मचाने का बड़ा शौक है ना, पूरी दुनिया को सुनाना है ना, तो अब मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम मोहल्ले में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारी ऐसी फजीहत करूंगा कि याद रखोगे। और इसी के साथ मेरा मिशन बदला ऑफिशियली चालू हो गया। प्लान का पहला स्टेप ये था कि मुझे इन दोनों का पूरा टाइम टेबल समझना था। खैर, पिछले आधा महीने से उनकी रात की रामलीला
जबरदस्ती सुन सुनकर मुझे सब रट चुका था। ये दोनों रोज आधी रात को ठीक टाइम पर अपना मैच शुरू करते थे। इनका मैच पूरे 40 मिनट से लेकर 1 घंटे तक चलता था, ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज्यादा। और जैसे ही मैच खत्म होता ठीक 30 सेकंड के अंदर वो मैडम उठकर बाथरूम की तरफ भागती थी। पहले सुसु करना, फिर हाथ धोना, फिर क्रीम पाउडर लगाना। इस पूरे तामझाम में उन्हें 10 मिनट लगते थे। और मुझे अच्छे से पता था कि हमारे इस पुराने सरकारी टाइप के अपार्टमेंट का जो बाथरूम का पाइप है वो पूरी बिल्डिंग का एक ही है। प्लास्टिक का खोखला पाइप था जिसमें साउंड प्रूफिंग का नामो निशान नहीं था। ऊपर के बाथरूम की फुसफुसाहट भी नीचे साफ आती थी। जब मुझे इस खुफिया राज का पता चला ना, तो मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने सोचा, बेटा अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आएगा मजा। मैंने उसी दोपहर ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ली और सीधा सदर बाजार पहुंच गया। वहां से मैंने 80 रुपए में एक बड़ा वाला लाउड स्पीकर खरीदा। चार्जेबल था, 8 घंटे की बैटरी लाइफ थी और आवाज इतनी कड़क कि अगर फुल कर दो तो पूरी गली जाग जाए। सबसे बढ़िया बात ये थी कि उसमें रिकॉर्डिंग का फीचर भी था और आवाज एकदम साफ और दूर तक जाने वाली थी। मेरे प्लान के लिए ये आइटम एकदम परफेक्ट था। घर आकर मैंने सेटिंग बिठाई। मैंने प्लास्टिक वाली रस्सियों से उस लाउड स्पीकर को बाथरूम के मेन पाइप पर कसकर बांध दिया। उसका मुंह सीधे ऊपर जाने वाले पाइप की तरफ था। फिर मैंने अपने फोन में रेडियो जॉकी वाले स्टाइल में एकदम कड़क और शुद्ध हिंदी में एक ऑडियो रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग सुनकर मैं खुद अपनी पीठ थपथपाने लगा। अब सारा सेटअप रेडी था, बस रात के खलनायकों के आने का इंतजार था। उस रात मैं अपनी छोटी सी प्लास्टिक वाली स्टूल लेकर बाथरूम में ही जम गया। हाथ में लाउड स्पीकर का रिमोट था और आंखें छत पर टिकी थी, जैसे कोई शिकारी शिकार के घात में बैठा हो। रात के ठीक 1:23 पर ऊपर बेड की चूंचू शुरू हुई। 1:58 पर सन्नाटा छा गया। मैंने मन ही मन उल्टी गिनती शुरू की, 3, 2, 1। और भाई साहब, जैसे ही मैंने 1 बोला, ऊपर चप्पल घिसटने की आवाज आई। चटपट चटपट। मैडम सीधे बाथरूम की तरफ आई। दरवाजा खुला, कमोड की सीट उठी और जैसे ही पानी गिरने की छरछर आवाज आई, मैंने तुरंत रिमोट का बटन दबा दिया। पलक झपकते ही मेरी वो कड़क रेडियो जॉकी वाली आवाज उस पाइप के रास्ते बिजली की रफ्तार से 6वीं मंजिल के बाथरूम में घुसी और पूरे बाथरूम में गूंज उठी। देवियों और सज्जनों, रात के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। पेश है मैडम डिम्पल का बाथरूम लाइव ब्रॉडकास्ट। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारी खिलाड़ी डिम्पल जी अपनी सीट पर पोजीशन ले चुकी है। वो काफी फॉर्म में लग रही है और ये पानी की धार शुरू हो चुकी है। स्पीड एकदम बढ़िया है, फ्लो में कोई कमी नहीं है। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, शानदार। डिम्पल जी अपने इस मिशन को कामयाबी से पूरा करने के करीब है और ये मिशन पूरा हुआ। आइए हम सब मिलकर डिम्पल जी को इस ऐतिहासिक कामयाबी पर बधाई दे। भाई, मैंने इस रिकॉर्डिंग के पीछे बाकायदा बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाला था। हुंटिंग करने वाली भीड़ की आवाजें, सीटियां और जोरदार तालियों का शोर, पूरा माहौल एकदम स्टेडियम जैसा बना दिया था। हालत ये थी कि पूरे अपार्टमेंट की सीढ़ियों तक में ये आवाज गूंज रही थी। तो सोचो उस छोटे से बाथरूम के अंदर बैठी डिम्पल का क्या हाल हुआ होगा। मैं नीचे बैठा सब सुन रहा था। जैसे ही मेरा लाउड स्पीकर बजा, ऊपर पानी गिरने की आवाज बीच में ही ऐसे रुकी जैसे किसी ने ब्रेक मार दिया हो और उसके अगले ही पल ऊपर से एक ऐसी चीख निकली कि भाई साहब, मेरे बाथरूम का बल्ब बाल बाल फूटने से बचा। वो आवाज उस मुर्गे की बांग से भी 10 गुना तेज थी। फिर ऊपर धड़ाम से कुछ गिरने की आवाज आई। शायद मैडम हड़बड़ाहट में फिसल कर गिर पड़ी थी। इसके बाद तो ऊपर तमाशा शुरू हो गया। डिम्पल रोते हुए चिल्ला रही थी और अंकित गुस्से में गालियां बक रहा था। पूरा रायता फैल चुका था। मैं नीचे अपनी स्टूल पर बैठा, मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। मारे हंसी के मेरा पूरा बदन हिल रहा था। आंखों में पानी आ गया और पेट में बल पड़ गए। भाई, जो मजा आया ना, वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता। पिछले 15 दिनों का सारा गुस्सा, सारी भड़ास एक झटके में बाहर निकल गई। मैंने मन ही मन कहा, और करो सुसु और सुनाओ सबको अपनी कमेंट्री और बोलो मुझे सिंगल लौंडा। अब भुगतो सालो, हो गई ना तुम्हारी इज्जत नीलाम। उस रात ऊपर सुबह तक पंचायत चलती रही। डिम्पल लगातार रोए जा रही थी कि कोई हमें देख रहा है, कोई भूत है। मैं अब किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अंकित वहाँ चीजें फेंक फेंक कर गुस्सा निकाल रहा था, लेकिन उन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि नीचे आकर मुझसे कुछ बोले। बोलते भी कैसे, आखिर थूके हुए को चाटते कैसे। बदनामी तो उन्हीं की हो रही थी। मैंने आराम से लाउड स्पीकर बंद किया, बिस्तर पर लेटा और ऊपर की रोने धोने की आवाजें सुनते सुनते 10 मिनट में खर्राटे मारने लगा। पूरे आधे महीने बाद मैं पहली बार घोड़े बेचकर सोया था। सुबह के सीधे 8 बजे जब अलार्म बजा, तब मेरी नींद खुली। एकदम फ्रेश, शरीर में भरपूर एनर्जी। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गंगा नहा कर आया हूँ। ऑफिस जाने के लिए मेरे कदम हवा में उड़ रहे थे। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो कलीग्स मुझे देखकर चौंक गए। बोले, अरे अमित भाई, आज क्या फेशियल वेशियल करवा के आए हो क्या? डार्क सर्कल्स गायब है, चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है। मैं बस मंद मंद मुस्कुराया और चुप रहा। अब उन्हें क्या पता कि ये बदले का ग्लो है, इसे कहते हैं असली थेरेपी। मुझे लगा कि भाई, इतना तगड़ा झटका खाने के बाद तो वो दोनों सुधर ही जाएंगे
और शरीफों की तरह रहेंगे। लेकिन साला मैं उनकी ढिठाई का अंदाजा नहीं लगा पाया था। 2 दिन तो शांति रही, लेकिन तीसरे दिन भाई साहब फिर वही नौटंकी चालू। पर इस बार उन्होंने थोड़ी चालाकी दिखाई। काम निपटाने के बाद डिम्पल डर के मारे बाथरूम नहीं गई। बेचारी सुबह होने तक अपनी सुसु दबाकर बैठी रही, लेकिन वो बेड की चूंचू और उनकी वही आदत से मजबूर फटी आवाज में कोई कमी नहीं आई। बल्कि इस बार तो वो और जानबूझकर जोर जोर से आवाजें निकाल रहे थे, जैसे मुझे खुली चुनौती दे रहे हों कि कर ले भाई जो करना है। मैंने कहा, अच्छा बेटा, मतलब पहला डोज हल्का रह गया, तुम्हें बात समझ में नहीं आई? कोई बात नहीं, अमित कुमार के तर्कश में तीरों की कमी नहीं है। तुम्हारे हर मर्ज की दवा है मेरे पास। अब मिशन बदला का पार्ट 2 चालू करने का वक्त आ गया था। इस बार मैंने उनके गढ़ पर हमला करने की सोची, यानी उनका बेडरूम। मैंने पहले ही नापतोल कर लिया था कि उनका बेड ठीक मेरे बेडरूम के बेड के ऊपर है, एकदम आमने सामने। इस पुरानी बिल्डिंग का जो लैंटर था वो वाइब्रेशन को इतनी तेज ट्रांसफर करता था कि ऊपर का बेड हिलने पर मेरी छत कांपती थी। पहले मुझे ये आपत लगती थी, पर अब ये मेरा सबसे बड़ा हथियार बनने वाला था। मैंने अपनी अलमारी खंगाली और वो मसाज गन निकाली जो मैंने जिम के दिनों में मसल्स के दर्द के लिए खरीदी थी। हैवी ड्यूटी मशीन थी, उसमें 9 गियर थे। अगर 9वें गियर पर चला दो तो हाथ सुन्न हो जाए और बैटरी ऐसी की पूरी रात चलती रहे। पहले मैं इससे अपनी पीठ का दर्द ठीक करता था, पर अब इससे मैं ऊपर वाले कपल को एक ऐसा वाइब्रेशन का झटका देने वाला था जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उस रात जैसे ही ऊपर हलचल शुरू हुई, मैं तुरंत एक्शन में आ गया। मैंने मसाज गन निकाली, सीधे छत से सटाई, ठीक उसी जगह जहां उनका बेड था, और बटन दबाकर सीधे 9वें गियर पर डाल दिया। घुर 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 की एक भयंकर वाइब्रेशन की आवाज छत के रास्ते सीधे ऊपर पहुंची। पूरी छत उस मशीन के साथ कांपने लगी। मैंने उनकी रफ्तार के साथ अपनी मशीन की सेटिंग बिठाई। जब ऊपर से स्पीड बढ़ती तो मैं मसाज गन का गियर और तेज कर देता। जब वो धीरे होते तो मैं गियर को थोड़ा धीमा कर देता। मैं उनकी पूरी रफ्तार के साथ अपनी मशीन को मैच करवा रहा था। जुगलबंदी एकदम परफेक्ट थी, एक एक सेकंड का तालमेल था। मैंने मन ही मन कहा, तुम्हें बेड हिलाने का बड़ा शौक है ना, चलो अब अमित कुमार तुम्हें अपनी तरफ से थोड़ा बूस्ट देगा ताकि तुम्हारी गाड़ी और तेज भागे। भाई साहब, इसका जो असर हुआ ना, वो मेरी उम्मीद से भी कहीं गुना तगड़ा निकला। शुरुआत में तो ऊपर वालों की रफ्तार ठीक ठाक थी, लेकिन मुश्किल से 2 मिनट बीते होंगे कि उनका पूरा सिस्टम बिगड़ गया। ऊपर वाले बेड की चूंचू और नीचे से मेरी मसाज गन की घुर घुर मिलकर ऐसा गजब का डीजे मिक्स बनी कि लगा पूरी बिल्डिंग अभी ढह जाएगी। माहौल एकदम अजीब हो गया था। और फिर क्या था, ऊपर जो मैडम नखरे वाली आवाज निकाल रही थी, उनका सुरताल सब बिगड़ गया। पहले जो वो नजाकत से चिल्ला रही थी, अब उनकी आवाज डर के मारे बुरी तरह फट चुकी थी। ये आवाज मजे वाली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके पीछे करंट लगा दिया हो। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि ऊपर का सारा खेल एकदम से ठप हो गया। बेड का हिलना बंद और मैडम की आवाज भी गायब। मैंने तुरंत मसाज गन बंद की और अपना कान सीधे छत से सटा दिया। ऊपर से डिम्पल की चिड़ी हुई आवाज आ रही थी। वो अंकित पर भड़कते हुए बोली, अरे तुम रहने ही दो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, ये बीच में क्या तमाशा हो रहा है। इस पर अंकित भी खिसिया गया और अपनी आवाज दबाकर गुस्से में चिल्लाया, मुझे क्या पता साला, इस खटारा बिल्डिंग को क्या बीमारी है, इतना कांप रही है कि मेरा सारा मूड ही किरकिरा हो गया। बस फिर क्या था, दोनों एक दूसरे पर दोष मढ़ने लगे और उनके बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि ऊपर से सामान फेंकने की आवाजें आने लगी। मैं नीचे अपने बिस्तर पर लेटा हुआ कंबल में मुंह छुपाकर ऐसे हंसा कि लोटपोट हो गया। भाई साहब, हंसते हंसते मेरी सांस अटक गई थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी की इतनी मजेदार और कड़क फजीहत नहीं की थी। मन ही मन बोला, मसाज गन, तुम तो सच में चमत्कारी चीज हो। उस रात ऊपर दोनों सुबह तक लड़ते रहे। दोबारा उनका मैच चालू नहीं हो पाया और इस तरह मैंने एक और चैन की नींद ली। अगले दिन सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकला तो सीढ़ियों पर ठीक मेरे सामने अंकित आ गया। साले की शक्ल देखने लायक थी। आंखों के नीचे मोटे मोटे काले घेरे, चेहरा पीला पड़ा हुआ और पैर ऐसे डगमगा रहे थे जैसे सुबह सुबह ही चढ़ा कर आया हो। उसकी आंखों में भयंकर गुस्सा भरा था। साफ दिख रहा था कि रात को नींद भी पूरी नहीं हुई और ऊपर से भड़ास भी अंदर ही दबी रह गई थी। मुझे देखते ही उसने अपनी आंखें बड़ी की और मुझे घूरने लगा। मैंने क्या किया? मैंने दुनिया का सबसे मासूम और सीधा सा चेहरा बनाया, एक प्यारी सी मुस्कान दी और खुद आगे बढ़कर बोला, और अंकित भाई, गुड मॉर्निंग, सब बढ़िया? वो गुस्से में अपने दांत पीस कर रह गया। मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आखिर में उसने मुझे एक जहरीली नजरों से घूरा, पैर पटका और नीचे चला गया। मैं उसकी पीठ को देखता रहा और मेरी हंसी छूटने ही वाली थी। मैंने सोचा, क्यों भाई, जब तुम दोनों शोर मचाकर मेरी नींद खराब कर रहे थे तब तो बड़ा मजा आ रहा था। अब मैंने तुम्हारी लव लाइफ में थोड़ा सा तड़का क्या लगा दिया तो मिर्ची लग गई। अरे अभी तो ये शुरुआत है, अगर सीधे नहीं हुए ना तो मेरे पास ऐसे ऐसे खतरनाक जुगाड़ है
कि तुम पानी मांगते फिरोगे, पर जैसा कि मुझे शक था, वो दोनों बड़े ही ढीठ और चालू किस्म के निकले। मसाज गन वाले कांड के बाद उनकी आधी रात को खुराफात करने की हिम्मत तो नहीं हुई, लेकिन अब उन्होंने नया पैंतरा बदला लेने का पैंतरा। उन्होंने अब दिन के समय परेशान करना शुरू कर दिया। मेरी नौकरी तो वही सुबह से रात वाली थी, दिन भर ऑफिस में सड़ो और रात को घर आओ, बस वीकेंड पर थोड़ा आराम मिलता था। उन दोनों ने इस टाइमिंग को बिल्कुल सेट कर लिया। जब मैं ऑफिस में होता तो ऊपर का फ्लैट एकदम शांत रहता, जैसे कोई भूतिया बंगला हो। लेकिन जैसे ही मैं शाम को घर लौटता या वीकेंड पर दिन में सोने की कोशिश करता, ऊपर का तांडव चालू हो जाता। मैडम घर के अंदर ऊंची हील वाली सैंडल पहनकर खटखट चट ऐसे घूमने लगती जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा हो। एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकती थी। कभी भारी भारी अलमारियां और सोफे इधर से उधर घसीटे जाते, घड़ाम घड़ाम की आवाज आती। ऐसा लगता था कि फर्श को चीरकर नीचे आ जाएंगे। कभी रस्सी कूदने लगते तो कभी बास्केटबॉल टपकाने लगते। वो हर एक टप्पा सीधे मेरे सिर पर आके लगता था। हद तो तब हो गई जब उन्होंने घर में फुल आवाज पर वो एकदम घटिया वाले बकवास गाने बजाने शुरू कर दिए। बेस इतना तेज था कि मेरे घर का पंखा और झूमर हिलने लगते थे। मैं 2 बार ऊपर उनसे बात करने गया, पर साले इतने शातिर थे कि दरवाजा ही नहीं खोलते थे। अंदर ऐसे दुबक जाते जैसे घर में कोई है ही नहीं। मैंने अपार्टमेंट के एसोसिएशन में शिकायत करनी चाहिए, पर पुराना अपार्टमेंट था, कोई ढंग की कमेटी नहीं थी। बस एक बूढ़े चौकीदार दादा थे, उनके बस का कुछ था नहीं। मैंने पुलिस को भी फोन किया। पुलिस आई तो वो दोनों इतने शरीफ बन गए, हाथ जोड़कर बोले कि सर आगे से ध्यान रखेंगे। पुलिस के जाते ही उन्होंने वॉल्यूम और तेज कर दिया। साफ बात थी, वो घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि उंगली टेढ़ी करने पर भी लातों से मानने वाले नहीं थे। वो मुझसे आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में थे। मैंने भी कह दिया, ठीक है बेटा, अगर तुम्हें यही खेल खेलना है तो अमित भी मैदान में खड़ा है। मेरे पास तरकीबों का पूरा गोदाम है। अभी मैं उनकी इस नई हरकत का जवाब ढूंढ ही रहा था कि मुझे इस जंग में एक बहुत ही मजबूत साथी मिल गई। उस दिन मैं ऑफिस से थकाहारा लौटा तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर मुझे 4थी मंजिल वाली एक लड़की मिली। मैंने उसे पहले भी कुछ बार सीढ़ियों पर देखा था। बड़ी शांत, शालीन और दिखने में काफी अच्छी थी। जब भी हम मिलते बस एक छोटी सी स्माइल देकर निकल जाते थे। कभी बात नहीं हुई थी, पर आज उसने खुद मुझे आवाज दी। उसके हाथ में एक जूस का ग्लास था और वो थोड़ी झिझकते हुए बोली, अरे सुनिए, आप 5वीं मंजिल वाले अमित जी ही है ना? मैं नीचे 4थी मंजिल पर रहती हूँ, मेरा नाम स्वाति है। मैं थोड़ा हैरान हुआ, फिर सिर हिलाकर बोला, हाँ जी नमस्कार। कोई काम था क्या? उसने आसपास देखा, तसल्ली की कि कोई सुन तो नहीं रहा, फिर अपनी आवाज धीमी करके बोली, मुझे बस ये पूछना था कि ऊपर 6वीं मंजिल वाले जो हैं, क्या वो रात को आपको भी सोने नहीं देते? ये सुनते ही मेरी आंखों में चमक आ गई। भाई साहब, दिल को जो सुकून मिला कि चलो इस नरक में तड़पने वाला मैं अकेला पापी नहीं हूँ। मैंने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। अरे मत पूछिए मैडम, मेरी तो जिंदगी हराम कर रखी है उन्होंने। क्या आपको भी आवाज आती है? स्वाति ने एक बेबसी भरी मुस्कान दी और बोली, आने की बात छोड़िए, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, डिजाइनर हूँ, दिन भर घर पर रहकर काम करना पड़ता है। वो लोग दिन में ऐसा हुड़दम मचाते हैं, कभी कूदते हैं तो कभी तेज म्यूजिक बजाते हैं। मेरा काम करना दूभर हो गया है, रात को भी सो नहीं पाती। आधा महीना हो गया मैं अपनी क्लाइंट की फाइल्स तक पूरी नहीं कर पा रही हूँ। बॉस से कितनी बार डांट खा चुकी हूँ। वो थोड़ी देर रुकी, फिर उसकी आंखों में एक शरारती चमक आई और हंसते हुए बोली, वैसे कुछ दिन पहले बाथरूम में जो वो लाइव कमेंट्री हुई थी और वो जो छत पर वाइब्रेशन वाला सीन हुआ था, वो सब मैंने सुना था। भाई साहब, क्या धोया है आपने उन्हें? मजा आ गया। सुनकर मेरा चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया, पर अंदर ही अंदर मुझे अपनी टीम मिल चुकी थी। मुझे पता चल गया कि सिर्फ मैं ही उस अजीब जोड़े से परेशान नहीं था, बल्कि पूरी बिल्डिंग उनके चक्कर में खून के आंसू रो रही थी। उस दिन मेरी और स्वाति की नीचे सीढ़ियों पर आधे घंटे से ज्यादा बात हुई। जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, हमारी ट्यूनिंग एकदम मैच हो गई। हम दोनों ही बाहर के रहने वाले थे, इस शहर में नौकरी और करियर बनाने आए थे। इस पुराने अपार्टमेंट में सिर्फ इसलिए किराए पर रह रहे थे ताकि थोड़े पैसे बच सके और ऑफिस पास पड़े। पर किस्मत देखो, ऐसे नमूने पड़ोसी मिल गए जिन्होंने जीना मुश्किल कर रखा था। कहते हैं ना, जब 2 दुखी दिल मिलते हैं तो रिश्ता गहरा हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम दोनों ने ठान लिया कि अब और बर्दाश्त नहीं करना है। दोनों मिलकर इन दोनों हुड़दंगी पड़ोसियों को यहाँ से बोरिया बिस्तर समेटकर भगाने का प्लान बनाएंगे। अब जब मेरे साथ एक पार्टनर आ गई थी तो मेरा हौसला दुगना हो गया। और तो और स्वाति ने मुझे बिल्डिंग के बाकी लोगों के बारे में कुछ ऐसी अंदर की खबरें दी जिससे मेरा दिमाग खुल गया। स्वाति ने बताया कि 3री मंजिल पर एक लड़का रहता है, राहुल। वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, दिन रात घर में पड़ता है। ऊपर के शोर की वजह से वो इतना डिप्रेशन में आ चुका है कि 2-4 बार तो ऊपर जाकर उनका सिर फोड़ने का मन बना चुका था। हमारे सामने रहने वाली संतोषी आंटी, जो पहले सरकारी दफ्तर में बड़ी अफसर थी और अब रिटायर्ड है, वो बेचारी अकेले रहती है। उनका बेटा बहू बाहर रहते हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी है, नींद वैसे ही कम आती है और ऊपर वालों के ड्रामे की वजह से उन्हें रोज नींद की गोलियां खानी पड़ रही है। वो तो उनसे भयंकर चिढ़ी हुई है। यहाँ तक कि ग्राउंड फ्लोर पर जो किराने की दुकान वाले शर्मा अंकल हैं,
उनका पोता अभी सिर्फ 1 महीने का है। ऊपर की धड़ाम धुड़ूम से वो बच्चा चौंक कर रोने लगता है, ढंग से सो नहीं पाता। इस चक्कर में शर्मा अंकल की बहू इतनी तनाव में है कि उसकी तबीयत खराब हो गई है। पूरी शर्मा फैमिली उन दोनों को दिन रात कोसती रहती है। भाई साहब, मैं तो अभी तक ये सोच रहा था कि सिर्फ मैं ही इस नरक की आग में जल रहा हूँ, पर यहाँ तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही उन दोनों नमूनों से त्रस्त थी। बस दिक्कत ये थी कि सब यही सोचते थे कि कौन लफड़े में पड़े अपनी बला से, इसलिए कोई आगे नहीं आ रहा था। अब जब मैंने कमान संभाली थी तो बाकी सब भी एक झंडे के नीचे आने को तैयार हो गए। उसी रात स्वाति की मदद से हम सब ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम बड़ा धांसू रखा, शोर शराबा विरोधी मोर्चा। इस ग्रुप में मैं था, स्वाति थी, पढ़ाई करने वाला राहुल था, संतोषी आंटी थी और नीचे दुकान वाले शर्मा अंकल थे। हम पांचों का मकसद अब एक ही था, 6वीं मंजिल के इन बदतमीज मकान मालिकों को यहाँ से खदेड़ बाहर करना। जैसे ही ये मोर्चा बना, मुझे पूरा भरोसा हो गया कि अंकित और डिम्पल, बेटा अब तुम्हारे उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। मोर्चा बनने के बाद जो सबसे पहला काम हमने किया वो था सबूत इकट्ठा करना। संतोषी आंटी पुरानी अफसर थी, उन्हें कायदे कानून की अच्छी समझ थी। उन्होंने साफ कह दिया कि चाहे पुलिस के पास जाओ, मकान मालिक के पास जाओ या कोर्ट जाओ, बिना पक्के सबूत के कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। मुहजबानी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। बस फिर क्या था, हम सब ने काम आपस में बांट लिया। मेरी जिम्मेदारी थी कि रात को होने वाले उनके तमाशे और दिन में जानबूझकर जो वो शोर मचाते हैं उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग करना। स्वाति और राहुल का काम था कि वो जब जब शोर मचाएं उसका पूरा टाइम और तारीख एक डायरी में नोट करें, ताकि एक पूरा चार्ट तैयार हो सके जो देखने में एकदम सॉलिड लगे। और संतोषी आंटी की जिम्मेदारी थी कि वो सोसाइटी और आसपास के दफ्तरों में जाकर उनके बारे में जानकारी जुटाना कि यहाँ का मकान मालिक कौन है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। हमारे शर्मा अंकल की ड्यूटी लगी कि वो नीचे दुकान पर बैठकर दोनों पर पैनी नजर रखेंगे कि दिन भर में ये दोनों किससे मिलते हैं, कब बाहर जाते हैं और कब वापस आते हैं। भाई साहब, सच कहते हैं कि एकता में बड़ी शक्ति होती है। मुश्किल से 3 दिन बीते होंगे कि हमारे पास सबूतों का पूरा पहाड़ इकट्ठा हो गया और साथ ही हाथ लगा एक ऐसा भयंकर राज, एक ऐसा कच्चा चिट्ठा कि अगर वो सामने आ जाए तो वो दोनों समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे और इसी वक्त बोरिया बिस्तर समेटकर यहाँ से दफा हो जाएंगे। सबसे पहले संतोषी आंटी ने अपनी जान पहचान लगाकर मकान की पूरी कुंडली निकाल ली। पता चला कि उस फ्लैट की मालकिन 70 साल की एक बुजुर्ग दादी है, कमला देवी। उनका बेटा विदेश में रहता है, इसलिए फ्लैट सालों से खाली पड़ा था। पिछले महीने ही उन्होंने एक ब्रोकर के जरिए उसे किराए पर दिया था। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या? किराए पर मकान अंकित ने नहीं बल्कि उस नौटंकी बीवी डिम्पल ने लिया था। संतोषी आंटी ने विदेश में रह रही कमला दादी का व्हाट्सएप नंबर भी निकाल लिया, जिन्हें यहाँ की इस गंदगी के बारे में ABCD भी नहीं पता था। इसके बाद शर्मा अंकल ने जो खुफिया जानकारी दी उसे सुनकर तो हम पांचों के होश उड़ गए। शर्मा अंकल तो गेट पर ही दुकान खोलकर बैठते हैं, उनकी नजरों से भला कौन बच सकता है। उन्होंने बताया कि ये जो अंकित है ना, ये यहाँ पर परमानेंट रहता ही नहीं है। वो साला चोरों की तरह सिर्फ आधी रात को आता है और सुबह सूरज निकलने से पहले ही दुम दबाकर भाग जाता है। इतना ही नहीं, शर्मा अंकल ने उसे कई बार एक काले रंग की बड़ी SUV कार में देखा था। उस कार में एक दूसरी महिला और करीब 5-6 साल का एक छोटा बच्चा भी बैठा होता था। वो बच्चा अंकित को पापा कहता था और वो महिला उसे जी सुनते हो कहकर बुलाती थी। शर्मा अंकल ने सबूत के तौर पर अपने फोन से कुछ तस्वीरें भी खींच ली थी। फोटो में साफ दिख रहा था कि अंकित उस बच्चे का हाथ पकड़े उस महिला के आगे पीछे पूंछ हिलाता हुआ घूम रहा है। कहा वो अपनी असली बीवी के सामने सीधा साधा गाय बना हुआ था और कहा ऊपर फ्लैट में आकर चिकना घड़ा बनकर घूमता था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। हम पांचों मिलकर वो फोटो देख रहे थे और हमारा दिमाग सन्न था। भाई साहब, मतलब सारा माजरा अब साफ हो चुका था। वो दोनों कोई पति पत्नी नहीं थे। अंकित तो पहले से ही बाल बच्चेदार शादीशुदा आदमी था और ये डिम्पल उसकी प्रेमिका थी। उन्होंने ये घर रहने के लिए नहीं बल्कि अपनी अवैध रासलीला रचाने के लिए एक गुप्त अड्डा बना रखा था। वो दोनों पूरी बिल्डिंग को बेवकूफ बना रहे थे। मेरा दिमाग भन्ना गया और अब मुझे सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखी। तभी मैं सोचूं कि साले सिर्फ आधी रात को ही क्यों जागते हैं और दिन में घर पर क्यों नहीं दिखते। उन्हें डर था कि कोई जान पहचान वाला उन्हें देख ना ले। तभी उन्हें पड़ोसियों के आराम की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें यहाँ परमानेंट तो रहना नहीं था, बस हफ्ते में 2 दिन आकर गुलछरे उड़ाने थे। तभी साला अंकित उस दिन नीचे आकर मुझसे मीठी मीठी बातें कर रहा था और पीठ पीछे मुझे सिंगल लौंडा कहकर ताने मार रहा था। खुद बाहर मुंह मार रहा था और अपनी इस घटिया हरकत पर उसे बड़ा घमंड था। और उस डिम्पल की तो बात ही मत करो, जानते हुए भी कि सामने वाला शादीशुदा है, बच्चे का बाप है, उसके साथ यहाँ आकर मजे लूट रही थी और पूरी बिल्डिंग की नाक में दम कर रखा था। सच में इन लोगों की चमड़ी तो भैंस की खाल से भी ज्यादा मोटी थी। मैं गुस्से से कांपने लगा। पहले तो मुझे लग रहा था कि वो सिर्फ बदतमीज पड़ोसी है जिन्हें तमीज नहीं है, पर अब समझ आया कि ये तो पूरी तरह से गिरे हुए और बिना जमीर के लोग हैं। शरीफ लोगों की सोसाइटी में आकर
ऐसा गंदा काम कर रहे थे और ऊपर से दूसरों का सोना जागना हराम कर रखा था। इससे ज्यादा नीच हरकत और क्या होगी। संतोषी आंटी का तो गुस्से के मारे हाथ कांप रहा था। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डाला, बहुत ही घटिया और बकवास हरकत है। अगर उस भोली मकान मालिक दादी को इस बात का पता चलाना तो वो सदमे में आ जाएंगी। उनके इतने अच्छे घर को इन लोगों ने अय्याशी का अड्डा बना दिया। पढ़ाई करने वाला राहुल भी भड़क उठा। तभी मैं सोचूं कि ये साले रात रात भर कौन सी पढ़ाई करते हैं। इनकी इस काली करतूत की वजह से मेरी पढ़ाई का सत्यानाश हो गया। मेरा पूरा करियर दाव पर लग गया है। शर्मा अंकल ने तो सीधे काम की बात कही, अरे अमित बेटा, सीधे इसकी असली बीवी को खबर करो। इसके घर में ऐसा धमाका करो कि ये बाहर गुलछर्रे उड़ाना भूल जाए। फिर देखते हैं इसके अंदर कितना दम है। स्वाति ने मेरी तरफ देखा और पूछा, अमित अब तुम ही बताओ क्या करना है। हमारे पास सारे पक्के सबूत हैं। सीधे मकान मालिक को बताएं या फिर। मैंने अपने फोन में वो तस्वीरें देखी और ग्रुप पर आ रहे सब लोगों के गुस्से वाले मैसेज पढ़े। मेरे चेहरे पर एक शैतानी और मजेदार मुस्कान आ गई। मैंने कहा, अब क्या करना है? अब तो ऐसा तमाशा होगा जो ये दोनों अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलेंगे। इन्हें एडवेंचर करने का बड़ा शौक है ना, तो अब अमित कुमार इन्हें एक ऐसा सरप्राइज गिफ्ट देगा कि इनके तोते उड़ जाएंगे। मैंने अपना मास्टर प्लान बनाया जिसके 3 स्टेप थे। पहला स्टेप, अंकित के अपने घर में एक ऐसा बारूद लगाना जिससे उसके खुद के घर में महाभारत शुरू हो जाए और उसका यहाँ आने का सारा भूत उतर जाए। दूसरा स्टेप, मकान मालिक कमला दादी को सारे वीडियो और फोटो भेजकर सच्चाई बताना ताकि वो तुरंत इस फ्लैट को खाली करवाएं और इनका ये अड्डा हमेशा के लिए बंद हो जाए। तीसरा स्टेप और जो सबसे मजेदार और आखिरी स्टेप था, इन दोनों को रंगे हाथों पकड़वाना ताकि पूरी सोसाइटी के सामने इनकी इज्जत का कबाड़ा हो जाए और ये यहाँ दोबारा पैर रखने की हिम्मत भी ना करे। प्लान सुनते ही हमारी शोर शराबा विरोधी मोर्चा की टीम ने तुरंत हरी झंडी दे दी। सब बोले, डन है भाई, अभी शुरू करो। तो सबसे पहले स्टेप पर काम शुरू हुआ, अंकित के घर में आग लगाना। ये काम मैंने अपने जिम्मे लिया। शर्मा अंकल की बदौलत मुझे अंकित का पूरा शेड्यूल पता चल चुका था। वो रोज रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे अपनी कार लेकर आता था, पर बदनामी के डर से कार को सोसाइटी के अंदर नहीं लाता था, बल्कि सामने वाली मेन सड़क के किनारे अंधेरे में खड़ी कर देता था और सुबह 5 बजे होते ही चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल जाता था। शर्मा अंकल ने उसकी कार का नंबर और उसके आने जाने का रास्ता सब अच्छे से नोट करवा दिया था। मैं उसी दोपहर स्टेशनरी की दुकान पर गया और वहाँ से कुछ ऐसी चीजें खरीदे जो मेरा काम आसान कर दे। मैंने ढेर सारे रंग बिरंगे, चमकीले और दिल के शेप वाले कार्टून स्टिकर खरीदे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, आई लव यू जानू, मेहनती बाबू के लिए ढेर सारा प्यार, और खूब सारे गुलाबी रंग के किस करने वाले इमोजी बने थे। ये स्टिकर इतने भड़कीले थे कि कोई काना भी 10 मीटर दूर से देख ले। इसके साथ ही मैंने एक वो लड़कियों वाला फैंसी स्टिकर भी खरीदा जिस पर लिखा था, पापा की परी की सवारी, कृपया दूरी बनाए रखें। ये स्टिकर गुलाबी और चमकीला था, एकदम आंखों में चुभने वाला। उस रात हमेशा की तरह अंकित ने अपनी कार सोसाइटी के बाहर सड़क किनारे पार्क की। रात के करीब 3 बजे जब ऊपर की उछल कूद शांत हुई तो मैं और शर्मा अंकल दबे पाव बिल्डिंग से बाहर निकले। शर्मा अंकल कोने में खड़े होकर पहरा दे रहे थे कि कोई आ ना जाए और मैं अपने काम में जुट गया। मैं बिल्ली की तरह दबे पाव अंकित की कार के पास पहुंचा, स्टिकर निकाले और फुर्ती से उसकी कार के पीछे वाले शीशे पर और बगल वाले दरवाजे पर वो आई लव यू जानू और मेहनती बाबू वाले स्टिकर्स की पूरी लड़ी चिपका दी। यहाँ तक कि कार के साइड मिरर पर भी मैंने 2 छोटे छोटे लाल दिल चिपका दिए और वो जो पापा की परी वाला चमकीला स्टिकर था ना, उसे तो मैंने सीधे ड्राइवर की सीट के ठीक सामने वाले फ्रंट शीशे पर चिपका दिया ताकि जैसे ही वो गाड़ी में बैठे सबसे पहले उसकी नजर उसी पर पड़े। काम खत्म करके मैं 2 कदम पीछे हटा और कार का नजारा देखा। भाई साहब, क्या गजब लग रही थी। एक बढ़िया भले घर की काले रंग की मर्दाना SUV कार को मैंने चमकीला गुलाबी और लड़कियों वाला खिलौना बना दिया था। देखकर ही हंसी छूट जाए। मैं और शर्मा अंकल अपनी हंसी को रोकते रोकते किसी तरह वापस अपने कमरों में भागे और सुबह के ड्रामे का इंतजार करने लगे। अगली सुबह जैसे ही हल्की सी धूप निकली, अंकित हमेशा की तरह चोरों की तरह मुंह छुपाकर बिल्डिंग से निकला और अपनी कार के पास पहुंचा। हम सब पहले से ही खिड़कियों पर दूरबीन लगाए बैठे थे। हमने देखा कि अंकित जैसे ही ड्राइवर सीट पर बैठने गया, उसकी नजर सामने वाले भड़कीले स्टिकर पर पड़ी। उसके पैर वही थम गए। उसने आसपास देखा और घबराकर पागलों की तरह उसे अपने हाथों से खुरचने लगा। लेकिन भाई, अमित ने जो स्टिकर खरीदे थे वो फेविकोल के जोड़ से भी मजबूत थे। स्टिकर का कागज तो हाथ में आ गया, पर उसकी मजबूत गोंद वही शीशे पर चिपक कर रह गई, जो साफ ही नहीं हो रही थी। वो जितना साफ करने की कोशिश करता, शीशा उतना ही गंदा और धुंधला होता जा रहा था। आखिर में गुस्से और बौखलाहट में उसने स्टीयरिंग व्हील पर जोर से मुक्का मारा। हम सब खिड़कियों के पीछे छिपे अपनी हंसी रोक रहे थे। पेट में बल पड़ गए थे हमारे। लेकिन ये तो बस ट्रेलर था मेरे भाई।
असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। अंकित ने काफी देर तक माथापच्ची की, पर जब स्टिकर साफ नहीं हुआ और सुबह के उजाले में लोग सड़क पर आने जाने लगे तो उसे डर लगा कि कोई देख ना ले। वो मजबूरी में उसी गुलाबी और दिल वाले स्टिकर से सजी कार को लेकर अपना मुंह छुपाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब आगे क्या हुआ होगा ये तो कोई बच्चा भी अंदाजा लगा सकता है। जब वो साला उस कार को लेकर अपनी असली बीवी के सामने पहुंचा होगा और कार पर आई लव यू जानू के गोंद के दाग और वो पापा की परी का आधा फटा स्टिकर दिखा होगा तो उसके घर में क्या भूचाल आया होगा। उसका चेहरा तो कोयले से भी ज्यादा काला पड़ गया होगा। हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर राहुल ने मैसेज किया कि सुबह जाते वक्त वो हड़बड़ाहट में गेट के बैरियर से टकराते कतराते बचा था। हम सब ग्रुप पर मैसेज देख देख कर लोटपोट हो रहे थे। भाई जो सुकून मिला ना वो स्वर्ग जैसा था। मैंने मन ही मन कहा और करो अय्याशी और उड़ाओ पड़ोसियों की नींद। ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर है बेटा, अभी तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुमने किस मोर्चे से पंगा ले लिया है। शोर शराबे से परेशान और रातों की नींद गवा चुके सीधे साधे नौकरी पेशा लोगों से। और भाई साहब हमारा ये तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लगा। उस दिन के बाद से अंकित की ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम हुई कि वो लगातार एक हफ्ते तक डिम्पल के उस फ्लैट पर शक्ल दिखाने भी नहीं आया। पूरे 7 दिन तक हमारी सोसाइटी में ऐसी शांति रही जैसे किसी मंदिर में आ गए हों। आखिरकार हम सबको वो दिन देखना नसीब हुआ जब बिना किसी ईयर प्लग के, बिना कानों में रुई ठूंसे हम सब अपने अपने बिस्तरों पर चैन से सो सके। हमने वो सुकून की नींद ली जिसका सपना हम पिछले कई हफ्तों से देख रहे थे। मैं रोजाना पूरे 8 घंटे की नींद लेने लगा। अब सुबह जब मैं ऑफिस जाता तो मेरे अंदर गजब की एनर्जी होती थी। यहाँ तक कि हमारे बॉस ने भी मीटिंग में मेरी तारीफ की। बोले कि अमित का काम आजकल बहुत शानदार चल रहा है। उन्होंने तो मेरी सैलरी बढ़ाने तक की बात कह दी। सबके चेहरों पर मुस्कान थी। हम सब ने राहत की सांस ली और सोचा कि चलो अब ये आफत टल गई। अंकित अब यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा और वो डिम्पल भी अकेले क्या ही हुड़दम मचाएगी। थोड़े दिन में खुद ही फ्लैट खाली करके चली जाएगी। लेकिन भाई साहब हम उन दोनों के ढिठाई और बेशर्मी को बहुत कम आंक रहे थे। ठीक 1 हफ्ते बाद अंकित फिर टपक पड़ा और इस बार तो वो पहले से भी ज्यादा तैश में आया था। पता नहीं साले ने अपनी असली बीवी को क्या पट्टी पगाई थी, पर वो यहाँ वापस आ चुका था और शायद घर पर बीवी से तगड़ी डांट खाकर आया था। इसलिए अंदर का सारा गुस्सा और भड़ास निकालने के लिए उसने डिम्पल के साथ मिलकर पहले से भी ज्यादा गदर मचाना शुरू कर दिया। डिम्पल के हौसले तो 7वें आसमान पर थे। उसे लग रहा था कि अंकित उसके प्यार में इतना पागल है कि अपनी बीवी को भी ठेंगा दिखाकर उसके पास आ गया। उसे लगने लगा कि वो जल्द ही अंकित की असली बीवी बनने वाली है। वो जानबूझकर अपनी अजीबोगरीब ड्रेसें बालकनी में सुखाने लगी और कॉलोनी की औरतों को देखकर मुंह बनाने लगी। गली में खड़े होकर चिल्लाने लगी कि कुछ जलने वाले लोग मेरे पीछे पड़े हैं। किसी ने जानबूझकर मेरे आदमी की कार पर स्टिकर लगाए थे। मतलब साफ था इन दोनों को कोई पछतावा नहीं था, उल्टा वो अब हमसे दुश्मनी पाल चुके थे। मैंने कहा चलो बेटा बहुत सही, जब तुम्हें इज्जत रास नहीं आ रही है और खुद चलकर बंदूक के आगे आना है तो अमित भी तुम्हें निराश नहीं करेगा। अब हमारे प्लान का दूसरा और तीसरा स्टेप एक साथ चालू होने वाला था। सबसे पहले दूसरा स्टेप, मकान मालिक से संपर्क। संतोषी आंटी ने बिना देर किए विदेश में बैठी मकान मालिक कमला दादी को सीधे व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल मिलाया। संतोषी आंटी पुरानी अफसर थी। उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी बात कमला दादी के सामने रख दी। उन्होंने दादी को बताया कि कैसे डिम्पल और अंकित ने उनके भले घर को अय्याशी का अड्डा बना रखा है। इसके साथ ही उन्होंने हमारे पास मौजूद शोर शराबे की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और अंकित की उसकी असली बीवी बच्चे वाली तस्वीरें दादी को फॉरवर्ड कर दी। कमला दादी ने जैसे ही ये सब देखा और सुना, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो एक संस्कारी और ऊंचे विचारों वाली महिला थी। उन्हें अपनी इज्जत और घर की साख सबसे प्यारी थी। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि उनके साफ सुथरे घर में ऐसा गंदा काम चल रहा है जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग के लोग उन्हें कोस रहे हैं। गुस्से के मारे वो कांपने लगी। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उन्होंने उसी वक्त वीडियो कॉल पर ही फैसला सुना दिया। ये मकान अब 1 मिनट के लिए भी उनके पास नहीं रहेगा। उन्होंने तुरंत प्रॉपर्टी डीलर को फोन घुमाया और लीज एग्रीमेंट रद्द करने का नोटिस भिजवा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि डिम्पल को 3 दिन के अंदर सारा बोरिया बिस्तर समेटकर बाहर निकलना होगा, नहीं तो वो फ्लैट का ताला तोड़वा कर उसका सारा सामान सड़क पर फेंकवा देंगी। और हाँ, दादी ने ये भी साफ कर दिया कि बदतमीजी और कायदे तोड़ने की वजह से सिक्योरिटी का 1 भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। ग्रुप पर जब ये खबर आई तो हम सब ने तालियां बजा दी। उनका अड्डा उजड़ चुका था। अब देखते हैं ये साले कहाँ जाकर मुंह मारते हैं। लेकिन हम सब जानते थे कि ये सजा अभी कम है। इन दोनों की खाल इतनी मोटी थी कि ये यहाँ से निकलकर किसी दूसरी सोसाइटी में जाकर दूसरों का जीना हराम करने लगते। जब तक इन्हें ऐसा सबक न मिले जो सीधा इनके दिमाग पर चोट करे, तब तक ये सुधरने वाले नहीं थे। इन्हें समाज के सामने नंगा करना जरूरी था। और इसी के साथ तीसरे स्टेप यानी महाधमाका रंगे हाथों पकड़वाने के लाइव ड्रामे की तैयारी शुरू हो गई। हमने पहले ही अंकित की असली बीवी के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी।
उसका नाम था कविता। वो शहर के एक सरकारी बैंक में काम करती थी। सीधी सादी, कड़क और स्वाभिमानी महिला थी, जिसे अपने पति की इस गंदी करतूत की कानों कान खबर नहीं थी। हमें ये भी पता था कि अंकित हर वीकेंड पर अपनी बीवी से झूठ बोलता था कि ऑफिस में बहुत काम है, संडे को भी जाना पड़ेगा, और वो सीधा आकर डिम्पल के फ्लैट पर डेरा डाल लेता था। हमने इसके लिए आने वाले शनिवार का दिन चुना। प्लान एकदम सिंपल था। शनिवार की सुबह जैसे ही अंकित अपनी बीवी को ऑफिस का बहाना बनाकर डिम्पल के पास पहुंचेगा, हम किसी अनजान नंबर से कविता के फोन पर मैसेज भेजेंगे। हम उसे साफ साफ बताएंगे कि उसका पति इस वक्त किस बिल्डिंग में, किस फ्लैट नंबर में दूसरी औरत के साथ गुलछरे उड़ा रहा है। साथ ही हम वो तस्वीरें भी भेज देंगे जो शर्मा अंकल ने खींची थी। मजेदार बात ये थी कि इसी शनिवार की सुबह मकान मालिक कमला दादी की तरफ से डीलर और कुछ लोग भी फ्लैट का कब्जा लेने पहुंचने वाले थे। हमने टाइमिंग की सेटिंग ऐसी बिठाई कि अंकित की असली बीवी और मकान मालिक के लोग ठीक एक ही समय पर फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचे। सोचो, एक तरफ असली बीवी अपनी सौतन का कॉलर पकड़ने आ रही हो और दूसरी तरफ मकान मालिक सामान बाहर फेंकने खड़ा हो। दोनों पार्टियां जब एक साथ टकराएंगी तो जो धमाका होगा उसका अंदाजा लगाकर ही मेरे बदन में बिजली दौड़ गई। हमने ग्राउंड फ्लोर वाले शर्मा अंकल को भी अलर्ट कर दिया था कि शनिवार की सुबह जैसे ही अंकित की बीवी कविता सोसाइटी के गेट के अंदर कदम रखे, वो तुरंत व्हाट्सएप ग्रुप पर अलर्ट का मैसेज डाल दे, ताकि हम सब अपनी अपनी पोजीशन लेकर तमाशा देखने के लिए रेडी हो जाएं। सारा सेटअप एकदम परफेक्ट था, बस शनिवार की सुबह का इंतजार था। शुक्रवार की रात को मैं, स्वाति और हमारी टीम के बाकी लोग इतने एक्साइटेड थे कि किसी को नींद नहीं आ रही थी। स्वाति ने मुझे रात को मैसेज किया, अमित तुम्हें क्या लगता है, कहीं ये सब कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा ना? मैंने उसे जवाब दिया, स्वाति, जब वो दोनों रोज आधी रात को पूरी बिल्डिंग का जीना हराम कर रहे थे और हमारी नींद छीन रहे थे, तब उन्होंने एक बार भी सोचा था कि वो कुछ ज्यादा कर रहे हैं? अंकित की हंसती खेलती फैमिली है, फिर भी वो बाहर मुंह मार रहा है। डिम्पल को पता है कि वो किसी का घर उजाड़ रही है, फिर भी वो बेशरम बनी हुई है। जब वो गलत करते वक्त नहीं झिझके तो हम अपना हक मांगते वक्त क्यों सोचे? स्वाति ने अंगूठा दिखाने वाला इमोजी भेजा और बोली, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो अमित, ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए, वरना इन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि ये दूसरों के लिए कितनी बड़ी आफत है। मैंने लिखा, बिल्कुल निश्चिंत रहो, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, बस जो सच है उसे सामने ला रहे हैं। गलती उनकी है, हमारी नहीं। आखिरकार शनिवार का वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया। सुबह के ठीक 8 बजे ऊपर के फ्लैट से हलचल की आवाज आई। अंकित आ चुका था। शर्मा अंकल ने तुरंत ग्रुप पर मैसेज टपकाया, काली कार आ गई है, अंकित ऊपर जा चुका है। संतोषी आंटी का मैसेज आया, मुझे खबर मिल गई है, डीलर और कमला देवी के भाई रास्ते में हैं, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। राहुल ने लिखा, मैंने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का जुगाड़ कर लिया है, बस भाभी जी के आने की देरी है। स्वाति ने पूछा, अमित, मैंने कविता के लिए मैसेज और फोटो रेडी रखे हैं, सेंड बटन कब दबाना है? मैंने रिप्लाई किया, जैसे ही डीलर सोसाइटी के गेट पर पहुंचे तुरंत सेंड कर देना। दोनों का एक साथ पहुंचना बहुत जरूरी है। भाई साहब, हमारे बदन का खून तेज दौड़ने लगा। अब असली तमाशा शुरू होने वाला था। मैं और स्वाति तुरंत अपनी प्लास्टिक की स्टूल लेकर 5वीं और 6वीं मंजिल के बीच की सीढ़ियों के कोने में छिपकर बैठ गए। वहाँ से 6वीं मंजिल का दरवाजा एकदम साफ साफ दिखता था और हमें कोई देख भी नहीं सकता था। सामने वाले फ्लैट से संतोषी आंटी ने अपने दरवाजे का लेंस साफ कर लिया था और आंख टिकाए बैठी थी। तीसरी मंजिल से राहुल भी दबे पाव ऊपर आ गया और हमारे पीछे छिप गया। उसके हाथ में सच में पॉपकॉर्न का पैकेट था। हम सब सांस रोककर ऊपर वाले फ्लैट के दरवाजे को घूर रहे थे। दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मुश्किल से 10 मिनट बीते होंगे कि सीढ़ियों से तेज कदमों की टप टप आवाज गूंजी। साथ ही किसी औरत के गुस्से में फुसफुसाने की आवाज भी आई। सबसे आगे एक कड़क और कामकाजी लुक वाली महिला आ रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूता हो रहा था और आंखों से मानो चिंगारियां निकल रही थी। उसके पीछे 2 हटे कट्टे पुरुष आ रहे थे जो साफ साफ उसके भाई या मायके वाले लग रहे थे। दोनों का चेहरा देखकर ही लग रहा था कि आज किसी की हड्डी पसली एक होने वाली है। बिना किसी शक के ये अंकित की असली बीवी कविता ही थी और उनके ठीक पीछे पीछे प्रॉपर्टी डीलर और मकान मालिक कमला दादी के 2 रिश्तेदार भी आ रहे थे। उनके हाथों में किराए के कागजात थे और उनके चेहरे पर भी भयंकर गुस्सा था। दोनों पार्टियां एक साथ 6वीं मंजिल के उस बंद दरवाजे के सामने आकर रुक गई और दोनों पार्टियां एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गई। हम सब सीढ़ियों के कोने में दुबक गए। भाई साहब, हमारी नसें एकदम तन गई। एक्साइटमेंट का लेवल इतना था कि राहुल के हाथ में रखे पॉपकॉर्न धरे के धरे रह गए। किसी का खाने पर ध्यान ही नहीं था। लो भाई, आ गया वो ऐतिहासिक पल। कविता ने दरवाजे के सामने पहुंचते ही आप देखा न था, सीधे अपने हाथ उठाए और धड़ाधड़ दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो इतनी तेज हाथ मार रही थी कि पूरी बिल्डिंग में उसकी गूंज सुनाई दे रही थी। मुश्किल से 2-4 बार दरवाजा खटखटाया होगा कि अंदर से कुंडी खुली। सामने मैडम डिम्पल खड़ी थी, बदन पर वही नूडल स्ट्रैप वाली नाइटी, बाल बिखरे हुए और चेहरे पर वही सुबह सुबह की सुस्ती और खुमारी। दरवाजे पर इतने सारे लोगों की भीड़ देखकर
उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने अपनी वही नखरे वाली आवाज में पूछा, अरे आप लोग कौन हैं? यहाँ क्या काम है? मेरा दरवाजा इस तरह क्यों पीट रहे हो? उसकी ये बात खत्म भी नहीं हुई थी कि कविता की नजर सीधे डिम्पल की उस नाइटी पर और उसकी गर्दन पर बने दागों पर पड़ गई। कविता की आंखें गुस्से से एकदम अंगारा बन गई। उसने बिना एक पल गवाए अपना हाथ हवा में लहराया और चटाक से डिम्पल के गाल पर एक ऐसा जोरदार तमाचा जड़ा कि भाई साहब उसकी गूंज नीचे ग्राउंड फ्लोर तक गई होगी। कविता शेरनी की तरह दहाड़ी पूछती है, कौन हूँ मैं? तेरे उस अंकित की असली बीवी हूँ मैं, बेशरम बदचलन औरत। मेरे पति पर डोरे डालती है। आज मैं तेरा ये घमंड और ये नखरे यही धूल में न मिला दूं तो मेरा नाम भी कविता नहीं। कविता भी भाई साहब एकदम झांसी की रानी निकली। एक थप्पड़ रसीद करते ही वो सीधे घर के अंदर घुस गई और उसके पीछे पीछे उसके दोनों भाई भी लाठियों की तरह तने हुए अंदर बढ़ गए। डिम्पल तो उस एक थप्पड़ से ही चकरा गई थी, पर जैसे ही उसे होश आया वो भी चिल्लाती हुई कविता से भिड़ गई। अब फ्लैट के अंदर जो कोहराम मचा वो देखने लायक था। चीख पुकार, गालियों की बौछार, बर्तनों के टूटने की आवाज और सामान के पटके जाने का शोर एक साथ गूंजने लगा। हम सीढ़ियों पर बैठे बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और हंसना मुस्कुराना भूल चुके थे। बाप रे बाप, ये तमाशा तो हमारी उम्मीद से भी 10 गुना ज्यादा मसालेदार था। तभी मकान मालिक कमला दादी के भाई और प्रॉपर्टी डीलर भी उस अखाड़े के अंदर दाखिल हुए। घर की हालत देखकर डीलर का सिर घूम गया। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, बंद करो ये तमाशा, सब के सब अभी रुक जाओ। ये कोई नौटंकी का मंच नहीं है, कमला जी का घर है। डिम्पल मैडम, आपका लीज एग्रीमेंट इसी वक्त रद्द किया जाता है। अभी के अभी अपना सारा तंबू समेटो और इस घर से दफा हो जाओ। अंदर की लड़ाई थोड़ी देर के लिए थमी और तभी हमारा असली विलेन यानी अंकित बाबू बेडरूम से बाहर भागे। बदन पर कोई शर्ट नहीं थी, बस एक ढीला ढाला निक्कर पहने हुए थे। बाल ऐसे बिखरे थे जैसे चिड़िया का घोंसला हो और चेहरे पर नाखूनों के खरोंच के निशान थे। पर जैसे ही उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी अपनी असली बीवी कविता पर पड़ी, साले का चेहरा ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसने साक्षात यमराज देख लिया हो। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो हकलाने लगा, कविता तुम यहाँ कैसे? कविता ने उसे देखा तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। वो झपटी और अंकित के दोनों गालों पर तड़ातड़ 2 तमाचे जड़ दिए। अंकित लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराया। कविता चिल्लाई, अंकित तू इतना बड़ा आस्तीन का सांप निकलेगा, मैंने सपने में नहीं सोचा था। मुझसे कहता है कि ऑफिस में ओवरटाइम चल रहा है, बॉस ने रोक रखा है और यहाँ आकर इस चुड़ैल के साथ गुल छर्रे उड़ा रहा है। मैं घर पर तेरे बच्चे को संभालूं, तेरे बूले माँ बाप की सेवा करूं और तू बाहर ये मुंह काला कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आई? अपने बच्चे का चेहरा याद नहीं आया? अंकित की इतनी हिम्मत नहीं थी कि पलटकर एक शब्द भी बोल सके। वो सिर झुकाए हाथ जोड़े मिन्नतें करने लगा। कविता, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बह गया था, इस बार मुझे माफ कर दो, भगवान के लिए आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ। माफ कर दूं? सीधे कोर्ट में बात करेंगे अब। कविता गुस्से से कांप रही थी। अंकित, इसी वक्त मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मैं तेरे जैसे गिरे हुए इंसान के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती। चलो भाई, इसका सामान बाहर फेंको। घर में फिर से गाली गलौज और धक्का मुक्की चालू हो गई। अब डिम्पल ने जब देखा कि अंकित तो भीगी बिल्ली बन गया है और खुद को बचाने के लिए सारा ठीकरा उसी पर फोड़ रहा है, तो उसका भी पारा चढ़ गया। वो चीखते हुए बोली, अंकित तू इतना बड़ा डरपोक निकला? तू तो कहता था कि तेरी बीवी के साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं बचा है, तू उससे तलाक लेकर मुझसे शादी करने वाला है। अब अपनी बीवी के सामने भीगी बिल्ली क्यों बना हुआ है? अंकित ने पलटकर डिम्पल को भी एक खींच कर दिया और चिल्लाया, तू अपना मुंह बंद रख डायन, सब तेरी वजह से हुआ है, तूने ही मुझे अपने जाल में फंसाया था। भाई साहब, ये पलटी देखकर तो हम सब भौचक के रह गए। जो कपल 2 दिन पहले तक एक दूसरे के प्यार में अंधा होकर पूरी बिल्डिंग को सिंगल लौंडा होने का ताना मार रहा था, वो आज एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर उतारू था। एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे थे, मानो कह रहे हो कि तूने फंसाया, नहीं तूने फंसाया। इसे कहते हैं कुत्ते की मौत मरना। हम सीढ़ियों के कोने में बैठे इस लाइव वेब सीरीज का मजा ले रहे थे। कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था मेरे दोस्त। तभी सीढ़ियों से एक तीसरा ही लड़का हांफता हुआ ऊपर आया। उसके एक हाथ में महंगा लेडीज पर्स था और दूसरे हाथ में लाल गुलाब के फूलों का गुलदस्ता। वो जैसे ही फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर का ये कुरुक्षेत्र देखा, उसके पैर थम गए। उसने अंदर बिखरे हुए सामान और रोती हुई डिम्पल को देखा और बड़ी मासूमियत से पूछा, डिम्पल ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं? अब हम सब की आंखें फटी की फटी रह गई। साला, ये नया कैरेक्टर कहाँ से आ गया? जैसे ही डिम्पल की नजर उस लड़के पर पड़ी, उसका चेहरा पीले से बिल्कुल नीला पड़ गया। हम सब तुरंत माजरा समझ गए। भाई साहब, मतलब खेल बहुत बड़ा था। डिम्पल सिर्फ अंकित के भरोसे नहीं बैठी थी, उसने बैकअप में एक और बकरा फंसा रखा था जो आज संडे मनाने फूलों का गुलदस्ता लेकर आया था। अब तो रायता पूरी तरह फैल चुका था। अंकित ने उस नए लड़के को देखा, फिर डिम्पल को देखा। उसकी आंखें गुस्से से बाहर आने को हो गई। वो चिल्लाया, डिम्पल ये साला कौन है?
मुझे अभी बता, ये कौन है? वो नया लड़का भी अब तक सारा सीन समझ चुका था। उसने नाइटी में खड़ी डिम्पल को देखा, अंकित के निक्कर को देखा और समझ गया कि उसका कितना बड़ा पोपट बन चुका है। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने वो महंगा पर्स और फूलों का गुलदस्ता सीधे जमीन पर पटका और डिम्पल पर चिल्लाया, डिम्पल, तूने मुझसे झूठ बोला। तू कहती थी कि तू सिंगल है, अकेली रहती है, तो ये तेरा अकेलापन चल रहा है यहाँ। थू है तेरी शक्ल पर। अब नजारा देखिए भाई साहब, एक तरफ गुस्से से पागल असली बीवी, दूसरी तरफ बेनकाब हो चुका धोखेबाज पति, तीसरी तरफ छोटी बीवी बनने का सपना देखने वाली रोती हुई प्रेमिका, और चौथी तरफ उसका वो नया आशिक। गालियों की बौछार, रोने की आवाजें, थप्पड़ों की गूंज और सामान टूटने का शोर मिलकर ऐसा तगड़ा हंगामा बना कि पूरी बिल्डिंग के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। सीढ़ियां और गैलरी लोगों से खचाखच भर गई। सब लोग मजे ले लेकर अंदर का तमाशा देख रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे और थू-थू कर रहे थे। अंकित और डिम्पल की जिंदगी की सबसे बड़ी फजीहत हो चुकी थी। पूरी कॉलोनी के सामने उनकी वो काली करतूत ऐसी खुली कि उनकी इज्जत का कबाड़ा हो गया। लाज शर्म सब दाव पर लग गई। हम सब सीढ़ियों के कोने में बैठे बैठे इस नजारे को देख रहे थे और हमारे दिल को जो ठंडक मिल रही थी वो मैं शब्दों में बता ही नहीं सकता। पिछले 20 दिनों का सारा दर्द, वो बिना सोए कटी रातें, बॉस की गालियां, सबका हिसाब एक झटके में बराबर हो गया था। आखिरकार ये महासंग्राम तब शांत हुआ जब किसी पड़ोसी ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और दोनों पार्टियों को, अंकित, कविता, डिम्पल और उसके उस नए आशिक को अपनी गाड़ी में लादकर थाने ले गई। अंकित का तो पूरा घर ही तबाह हो गया। कविता ने थाने में ही साफ कह दिया कि वो तलाक की अर्जी डालेगी और उसे कोर्ट में ऐसा घसीटेगी कि वो पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएगा। डिम्पल को मकान मालिक ने धक्के देकर निकाल ही दिया था। सिक्योरिटी के पैसे भी डूब गए और दोनों मर्दों ने उसे लात मार दी। सो अलग पूरी कॉलोनी में उसकी थू-थू हो गई। कमला दादी ने भी पुलिस में शिकायत कर दी कि इन लोगों ने उनका घर तोड़ा है, इसलिए वो इन पर केस करके पूरा हर्जाना वसूलेंगी। और वो जो नया आशिक आया था ना, वो तो थाने के बाहर से ही ऐसा भागा कि उसने डिम्पल का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मतलब साफ है भाई साहब, पाप का घड़ा जब भरता है तो ऐसे ही फूटता है। किसी का भी अंत अच्छा नहीं हुआ। हमारी बिल्डिंग में अब फिर से वही पुरानी शांति और सुकून वापस आ चुका है। अब ना तो रात को किसी मुर्गे जैसी फटी आवाज सुनाई देती है, ना ही वो बेड की चूंचू का शोर होता है। दिन के समय ना कोई हील पहनकर घोड़े की तरह दौड़ता है और ना ही वो बकवास भोजपुरी डीजे गाने बजते हैं। अब जब रात होती है तो चारों तरफ एकदम सन्नाटा होता है। खिड़की से ठंडी हवा आती है और नीचे मैदान से झिंगुरों की आवाज सुनाई देती है। मैं अब मजे से बिना किसी ईयर प्लग के घोड़े बेचकर सोता हूँ। सुबह जब ऑफिस जाता हूँ तो चेहरा एकदम फ्रेश रहता है और बॉस की डांट खाने का डर भी खत्म हो चुका है। पूरी बिल्डिंग के लोगों के चेहरों पर अब हमेशा रौनक रहती है। सब लोग जब भी सीढ़ियों पर मिलते हैं मुस्कुराकर बात करते हैं। अब हमारी आपस की ट्यूनिंग पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। सब पड़ोसी मुझसे कहते हैं, अमित बेटा, मान गए तुम्हें, तुम्हारी वजह से ही उन 2 आफतों से पूरी बिल्डिंग को छुटकारा मिला है। मैं हमेशा की तरह मुस्कुराकर हाथ जोड़ लेता हूँ और कहता हूँ, अरे आंटी, ये अकेले मेरे बस का कहा था, ये तो हमारे पूरे मोर्चे की जीत है। हालांकि सच कहूँ तो अंदर ही अंदर मुझे गर्व भी हो रहा था। आखिरकार मिशन बदला को मैंने इतनी सफाई और समझदारी से जो अंजाम दिया था। वैसे तो कहानी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी, पर इसका एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा हिस्सा और बाकी है। इस पूरे ड्रामे के चक्कर में मेरी और स्वाति की जान पहचान बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। हम दोनों ही बाहर के रहने वाले थे, इस शहर में स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमारे पास बात करने के लिए ढेरों टॉपिक थे। और फिर इस शोर शराबा विरोधी जंग में हम दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, तो हमारी दोस्ती अब सुख दुख के साथी वाली हो चुकी थी। अब सीन ये था कि स्वाति अक्सर सुबह मेरे लिए अपने हाथों से बना नाश्ता लेकर आती थी और जब कभी वो ऑफिस में काम के चक्कर में लेट हो जाती तो मैं अपनी बाइक लेकर उसकी कंपनी के नीचे पहुंच जाता और उसे घर छोड़ता। जब भी डिजाइन बनाते वक्त उसका दिमाग काम नहीं करता तो मैं उसके साथ घंटों बातें करता और उल्टे सीधे आइडियाज देकर उसका मूड ठीक करता। और जब मुझे ऑफिस में कोई टेंशन होती तो वो बड़ी शांति से मेरी सारी बकवास सुनती और मेरा हौसला बढ़ाती। बस फिर क्या था, ऐसी जुगलबंदी में प्यार होना ही था और हम दोनों चुपचाप एक दूसरे के दिल में उतर गए। रिश्ते में आने के बाद हम दोनों ने बैठकर बात की और फैसला किया कि यार अब ये फ्लैट बदल लेना चाहिए। माना कि इस पुराने अपार्टमेंट से हमारी यादें जुड़ी है, पर यहाँ की दीवारें इतनी पतली है कि साउंड प्रूफिंग के नाम पर मजाक है। हम दोनों नहीं चाहते थे कि अब हमारी वजह से नीचे का कोई पड़ोसी परेशान हो और हमारे दरवाजे पर आए। हमने एक बढ़िया सी नई सोसाइटी में फ्लैट ढूंढ लिया। लिफ्ट वाला अपार्टमेंट था, दीवारें एकदम सॉलिड और साउंड प्रूफ थी और हमारे ऑफिस से भी पास था। किराया पुराना वाले घर से थोड़ा ज्यादा था, पर शांति और सुकून के आगे पैसा कुछ भी नहीं था। सामान शिफ्ट करने और घर को अच्छे से सेट करने में रात हो गई। रात को मैं और स्वाति अपने नए घर के मखमली और आरामदायक बेड पर लेटे हुए थे।
खिड़की से बाहर शहर की खूबसूरत लाइट्स दिख रही थी। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, शोर का नामो निशान नहीं था। स्वाति ने अपना सिर मेरी छाती पर रखा और मुस्कुराते हुए बोली, वैसे अमित, सच कहूँ तो हमें ऊपर वाले उन दोनों नमूनों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो हुड़दंग नहीं मचाते तो हमारा मोर्चा नहीं बनता, हम दोनों कभी इस तरह करीब नहीं आते और ना ही आज एक साथ होते। मैंने मुस्कुराकर उसे और कसकर गले से लगा लिया और हाँ में सिर हिलाया। सच में यार, कौन सोच सकता था कि पतली दीवारों के शोर से शुरू हुई एक जंग मुझे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा दे जाएगी। किस्मत का खेल भी बड़ा निराला है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर कहानी सच में खत्म हो जाती है, लेकिन रुकिए, एक आखिरी मजेदार ट्विस्ट अभी बाकी है, जो मेरे इस कर्मों का फल था। नए घर में शिफ्ट हुए अभी मुश्किल से 3 हफ्ते ही हुए थे। शनिवार की सुबह थी, मैं और स्वाति अभी सोकर उठे ही नहीं थे कि अचानक हमारे मेन गेट पर थप-थप करके दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैं नींद में अपनी आंखें मलता हुआ उठा और जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक जवान लड़का खड़ा था, यही कोई 22-23 साल का होगा। साले की शक्ल देखने लायक थी, चेहरा एकदम उतरा हुआ, आंखों के नीचे पांडा जैसे मोटे मोटे डार्क सर्कल्स। वो बड़ी झिझक और शर्मिंदगी के साथ मुझसे बोला, भाई साहब नमस्कार, मैं नीचे 4थी मंजिल पर रहता हूँ। बात ये थी कि हमारे इस नए अपार्टमेंट की दीवारें शायद थोड़ी पतली है क्या, तो रात को जो आप लोगों के कमरे से आवाजें आती है, अगर वो थोड़ी कम हो सके तो बड़ी कृपा होगी। मैं रोज सुबह ऑफिस जाता हूँ, सच में बिल्कुल झेल नहीं पा रहा हूँ, 1 हफ्ते से ढंग से सो नहीं पाया हूँ। भाई साहब, उस लड़के की बात सुनते ही मेरा चेहरा शर्म के मारे टमाटर जैसा लाल हो गया। मेरी हालत ऐसी थी कि मानो जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। शर्म के मारे मेरे पैर की उंगलियां टेढ़ी होने लगी। मैं उस लड़के को देख रहा था और मुझे ठीक 1 महीना पुराना अपना ही चेहरा याद आ रहा था, जब मैं हाथ जोड़कर अंकित के दरवाजे पर खड़ा था। वाह रे ऊपर वाले, न्याय का पहिया इतनी तेज घूमेगा मैंने सोचा नहीं था। मैंने जो बदला ऊपर वाले पड़ोसियों से लिया था, वो इतनी जल्दी घूमकर एक नए रूप में मेरे ही सामने खड़ा हो गया था। मैं दरवाजे पर स्टैच्यू बनकर खड़ा रहा, दिमाग के घोड़े दौड़ रहे थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में अंकित का वही पुराना डायलॉग गूंज उठा, अरे भाई साहब, बेहद माफी चाहता हूँ, हमें अंदाजा नहीं था। वो शब्द जैसे मेरे दिमाग में छप चुके थे, सो बिना सोचे समझे मेरे मुंह से भी वही बातें निकलने लगी। पर जब ये बातें अपने खुद के मुंह से निकलती है ना, तब पता चलता है कि अंदर से कितनी घबराहट और शर्म महसूस होती है। एक एक शब्द मुंह को जला रहा था। अरे भाई, छोटे भाई, सच में बेहद माफी चाहता हूँ, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें सच में अंदाजा नहीं था। आई एम रियली वेरी सॉरी यार, आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे, एक भी आवाज नीचे नहीं आएगी। लड़का मेरा ऐसा रिएक्शन देखकर खुद हैरान रह गया। बेचारा सोच कर आया होगा कि ऊपर वाला लड़ने दौड़ेगा, पर यहाँ तो मकान मालिक ने पहले ही घुटने टेक दिए थे। उसके अंदर की सारी भड़ास अंदर ही रह गई। उसने हाथ हिलाया और एक बेबसी भरी मुस्कान के साथ बोला, अरे कोई बात नहीं भाई साहब, इट्स ओके, बस ये नया फ्लैट है पर इसकी साउंड प्रूफिंग थोड़ी ढीली है। मैं भी दिन रात ऑफिस के काम में पिसा रहता हूँ, नींद पूरी नहीं होती तो चिढ़ होने लगती है, इसलिए ऊपर आकर बोलना पड़ा। आप बस थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। उसने 2-4 इज्जत वाली बातें की और मुड़कर नीचे चला गया। मैंने झटके से दरवाजा बंद किया, पीठ दरवाजे से सटाई और एक लंबी सांस छोड़ी। उफ, बाल बाल बचे। तभी मैंने मुड़कर देखा, स्वाति बेडरूम के दरवाजे से कंबल लपेटे अपना मुंह बाहर निकाले खड़ी थी। उसका चेहरा शर्म के मारे मुझसे भी ज्यादा लाल था, पर उसकी आंखों में शरारत और हंसी कूट कूट कर भरी थी। वो अपनी फजीहत पर मुस्कुरा रही थी। अरे अमित जी, उसने आवाज को लंबा खींचते हुए अपनी हंसी को दबाकर कहा। नीचे वो जो सिंगल लौंडा रहता है ना, वो अपने कान लगाकर सुन रहा होगा ना। ये डायलॉग सुनते ही भाई साहब, मेरा मन किया कि मैं चूहे के बिल में घुस जाऊं। ये वही डायलॉग था जो डिम्पल ने मुझे चिढ़ाने के लिए मारा था, और आज स्वाति ने वही का वही तीर सीधे मेरे सीने पर दे मारा था। ये तो सरेआम इज्जत का फालूदा था। मैंने आव देखा न ताव सीधे उस पर झपट्टा मारा और उसे बिस्तर पर गिराकर गुदगुदी करने लगा। वो बिस्तर पर लोटपोट होकर हंसने लगी, चिल्लाई, अरे बाबा माफ कर दो, माफ कर दो। पर वैसे अमित, उस दिन तुम ऊपर जाकर कह रहे थे ना कि अंकित का दम निकल चुका है, रातों की अय्याशी ने उसे खोखला कर दिया है। आज तुम्हारी हालत देखकर भी मुझे कुछ वैसा ही लग रहा है। काफी देर तक हमारी ये तकिया लड़ाई चलती रही, फिर हम दोनों थक हार कर बिस्तर पर सीधे लेट गए। हम छत को देख रहे थे और हम दोनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जब हम पुराने घर में थे तो अंकित और डिम्पल को दिन रात कोसते थे कि कितने बदतमीज लोग हैं, कोई अक्ल नहीं है, दूसरों का चैन छीन रखा है। और आज देखो, नए घर में आते ही हम खुद वही बन गए जिससे हमें सबसे ज्यादा नफरत थी। मेरे अंदर एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा और स्वाति से बड़े सीरियस होकर कहा, देख स्वाति, कुछ भी हो जाए हम उन दोनों बेशर्मों के रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलेंगे। हमें तुरंत सुधार करना होगा, वो भी पूरी तरह से। हम खुद शोर के सताए हुए भूत हैं। हम अपना ये दुख किसी और मासूम को ट्रांसफर नहीं कर सकते। स्वाति ने तुरंत दोनों हाथ खड़े कर दिए, बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ पार्टनर, 100%। बस फिर क्या था, हमने उसी दिन ऑफिस से छुट्टी ले ली, काम पर गए ही नहीं, सीधे अपनी बाइक उठाई और शहर के सबसे बड़े होम डेकोर
और फर्नीचर मार्केट में पहुंच गए। आज हमारे मिशन शांति का नया चैप्टर शुरू होने वाला था। पुराने घर में जब हमें ऊपर वालों को सबक सिखाना था, तब मैंने ईयर प्लग, हेडफोन, लाउड स्पीकर और मसाज गन जैसी हमला करने वाली चीजें खरीदी थी। पर आज पासा पलट चुका था। आज हम सिर्फ अपनी सुरक्षा और बचाव का सामान खरीद रहे थे। हमने सबसे पहले पूरे बेडरूम के लिए मोटे और भारी वाले कश्मीरी कालीन खरीदे। दुकान वाले ने गारंटी दी थी कि इस पर अगर सांड भी दौड़ेगा तो नीचे आवाज नहीं जाएगी। फिर हमने दीवारों के लिए मजबूत वाली साउंड प्रूफिंग शीट्स खरीदी और पूरे कमरे की दीवारों पर उन्हें चिपका दिया। इसके बाद हमने एक ऐसी साइलेंट बेड खरीदी जिसके नीचे रबर के पैड लगे थे। डीलर ने छाती ठोक कर कहा था कि सर, इस बेड पर आप कुश्ती भी लड़ लेंगे ना, तो भी एक चू की आवाज नहीं निकलेगी। यहाँ तक कि कमरे की छोटी सी मेज और अलमारी के पायों के नीचे लगाने के लिए भी हमने रबर के बुश खरीदे, ताकि दराज खोलने पर भी नीचे वाइब्रेशन ना जाए। और सबसे मजेदार बात सुनिए, मैंने काउंटर पर खड़े होकर विशेष रूप से वही कारखाने वाले भारी ईयर प्लग्स के 2 बड़े डिब्बे खरीदे, जिन्हें देखकर कभी मेरा दिमाग खराब होता था। इस बार ये मेरे लिए नहीं थे, बल्कि नीचे वाले छोटे भाई को गिफ्ट देने के लिए थे, ताकि हमारी तरफ से एक प्यारा सा सॉरी का पैगाम चला जाए। बाजार में शॉपिंग करते वक्त तो बड़ा मजा आ रहा था, पर जब वो सारा भारी भरकम सामान ऑटो में लाद कर हम घर लाए तो हमारी हालत पतली हो गई। वो साउंड प्रूफिंग शीट्स के बड़े बड़े बंडल इतने भारी और चौड़े थे कि जब हम दोनों उन्हें लेकर लिफ्ट में घुसे तो वो लिफ्ट के दरवाजे में ही फंस गए। ना लिफ्ट बंद हो, ना सामान बाहर आए। आखिरकार सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड और कारपेंटर भैया ने आकर धक्का मारा, तब जाकर हमारा वो सामान आजाद हुआ। कमरे में वो शीट्स चिपकाते वक्त तो और रायता फैला। मुझे अंदाजा नहीं था कि उसकी पीछे वाली गोंद कितनी खतरनाक है। मैंने जैसे ही शीट उठाकर दीवार पर सटानी चाहिए, मेरा खुद का पूरा दाहिना हाथ दीवार की गोंद से चिपक गया। हाथ ऐसा फंसा कि हिलना भी मुश्किल था। स्वाति बगल में खड़ी होकर मदद करने की बजाय पेट पकड़कर हंसने लगी। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मेरी उस बेबसी वाली हालत की तस्वीरें खींच ली। और साली इतनी शातिर निकली कि उसने वो फोटो सीधे हमारे पुराने व्हाट्सएप ग्रुप यानी शोर शराबा विरोधी मोर्चा पर सेंड कर दी। बस फिर क्या था, ग्रुप पर तो जैसे बम फूट गया। स्वाति बगल में बैठी बैठी हंस रही थी। पूरे 3 दिन तक हम दोनों ने दिन रात एक करके कमरे का नक्शा ही बदल दिया। काम पूरा होते ही उसी रात को मैंने वो ईयर प्लग के 2 डिब्बे उठाए, साथ में 1 किलो ताजे सेब और अंगूर की थैली ली और सीधे नीचे 4थी मंजिल वाले उस छोटे भाई के दरवाजे पर पहुंच गया। उस लड़के का नाम था नितिन। वो भी अभी नया कॉलेज पास करके नौकरी पर लगा था। बिल्कुल मेरी तरह किराए के कमरे में रहकर सुबह से रात तक कॉर्पोरेट की चक्की में पिसता था और रात को बस चैन की नींद चाहता था। जब उसने मुझे हाथों में फल और ईयर प्लग लिए अपने दरवाजे पर खड़ा देखा तो वो खुद बड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। वो कहने लगा, अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं। मैंने वो थैली उसके हाथ में थमाई और बड़े अदब से हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी। मैंने उसे बताया कि भाई, हम भी पुराने घर में ऐसे ही शोर के सताए हुए भूत हैं। हमारे ऊपर भी कुछ ऐसे ही नमूने रहते थे जिन्होंने हमारी नींद हराम कर रखी थी। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि आगे से तुम्हें हमारे कमरे से एक सुई गिरने की आवाज भी नहीं आएगी। अगर कभी कोई दिक्कत लगे तो शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सीधे ऊपर आकर मेरा कॉलर पकड़ लेना। मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। नितिन ने जब मेरी पूरी कहानी सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो ये बात है। तभी मैं सोचूं कि आप इतनी जल्दी माफी मांगने कैसे आ गए। आप तो खुद इस दर्द के भुक्तभोगी रहे हो। उस रात हम दोनों सीढ़ियों पर खड़े होकर काफी देर तक बातें करते रहे। आज इस नए मोड़ पर आकर मुझे समझ आया कि असली सुकून सिर्फ अपने कमरे को बंद करके शांत बैठ जाने में नहीं है। असली सुकून और आजादी इसमें है कि आप खुद भी कायदे और इज्जत से रहें, दूसरों के आराम का ध्यान रखें। और अगर कभी आपके आसपास किसी कमजोर और शरीफ इंसान का हक छीना जा रहा हो, उसकी शांति भंग की जा रही हो, तो अपनी ताकत और समझदारी से उसकी मदद के लिए आगे आएं। दूसरों की जिंदगी में शांति लाना ही सबसे बड़ा पुण्य है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आपको ये नई टाइप की कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।